गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम आप लोगों से साथ जुड़ रहे हैं DSSB TGT और PGT सब्जेक्ट के लिए, वो भी हिस्ट्री का, वो भी आपको फ्री में मिलने जा रहा है। हम लोग बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे जिससे आपको जो है बहुत अच्छे प्रॉफिट हो और एग्जाम में आपके काम आए। अब हम देख लेते हैं अपना सिलेबस कि इतिहास विषय में है PGT DSSB का। अगर हम भारतीय इतिहास के बारे में बात करते हैं तो भारतीय इतिहास हमारे 3 पार्ट में बांटा गया है कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। अब इन तीनों को समझने के लिए अलग अलग रूपरेखाएं दी गई हैं। उसमें क्या है, हम डिस्कस करेंगे सिलेबस कि प्राचीन भारत के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। इन्हें हम ऐसे भी डिस्कशन करेंगे आपस में, और फिर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आएंगे जिसमें हम अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। पहला टॉपिक हमारा ये है हड़प्पा सभ्यता। इसके बारे में हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विकास कैसे हुआ, कौन कौन से इतिहासकारों ने हमारे कौन से मत रखे हैं, कौन सी जगह से कौन सी चीज़ प्राप्त हुई है, ये हम जानेंगे। बहुत अच्छे तरीके से करेंगे इसे। और वैदिक संस्कृति, अगर हम बात करें वैदिक संस्कृति की तो भारतीय संस्कृति हमारी वेदों से संबंधित है और वेदों के बारे में जानेंगे। वहाँ का कल्चर कैसा था, वहाँ के जो समाज में व्यवस्थाएं कैसी थी, प्रशासन कैसा था, ये सारी चीज़ें हम वैदिक संस्कृति में समझेंगे। और 16 महाजनपद, जब वैदिक संस्कृति के बाद उत्तर वैदिक काल आता है तो उसके बाद 16 महाजनपदों का निर्माण होता है। 16 महाजनपदों में कौन कौन सी महाजनपद हैं, उनकी राजधानियां क्या हैं और उनमें कौन कौन से स्थानों पर उपस्थित है भारत के राज्यों में, ये हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें भी करेंगे। मगध साम्राज्य, आप परिचित होंगे जब आपका इतिहास सब्जेक्ट है तो मगध साम्राज्य इस विषय वस्तु से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में से कम आपके 80 क्वेश्चनों में से लगभग आपके पूछे जाएंगे 5 से 6 क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएंगे आपको। या तो कोई बुक होगी, या कोई अभिलेख होगा, या फिर कोई शासक होगा। ये सारी चीजें आपको मगध साम्राज्य से देखने को मिल जाएंगी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म की स्पेशलिटी, उसके संस्थापक, उसके तीर्थंकर, उनके नियम, ये सारे हम पढ़ेंगे। ऐसे ही बौद्ध धर्म की जो 4 संगतियां हुई हैं, किसके टाइम पीरियड में हुई हैं, क्या महत्व है इनका, कौन से ग्रंथ इनके संगतियों में लिखे गए हैं, किस किस राइटर ने लिखे हैं, ये सारी चीजें हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। और गुप्त साम्राज्य भारतीय संस्कृति के लिए क्या है, एक गोल्डन टाइम पीरियड माना गया है। तो इसलिए हम ये महत्वपूर्ण हो जाता है कल्चर की दृष्टि से और आपके साहित्य की दृष्टि से। और फिर हर्षवर्धन, जब मध्यकाल से पहले प्राचीन भारत काल का जो इतिहास हमारा खत्म होता है तो हर्षवर्धन पे आके खत्म हो जाता है। और फिर उसके बाद हमारा जो मध्यकाल का प्रारंभिक भाग शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के बाद इतिहास के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश हुए, जैसे कि गुलाम वंश के कुछ शासक हुए, उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। प्रशासन समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से, और हम समझेंगे उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं, और समझेंगे कुछ पदाधिकारी और कुछ स्थापत्य कलाएं, इनके बारे में समझेंगे। ऐसी मुगल काल है, मुगल काल में कौन कौन सी किताबें लिखी गई, कल्चर कैसा था वहाँ का, है ना, और सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी, प्रशासन कैसा था, कौन कौन से नए नए पद आविष्कार हो गए उस टाइम, ये सारी। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, इन दोनों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में। और अब आ जाते हैं तीसरे पार्ट में, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हम क्या समझेंगे, यूरोपीय कंपनी का आगमन। जब हमारा औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 के बाद, तो हमारे भारत में क्या होता है, औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आते हैं मध्यकालीन भारत में, तो उसमें क्या होता है कि वे शासक हो जाते हैं कमजोर। और उस टाइम ही, उससे पहले ही, औरंगजेब के से पहले ही क्या नाम है, जहांगीर के टाइम से ही यूरोपीय कंपनियां आने लगती है, क्योंकि हमारा देश जो है बहुमूल्य धातुओं और मसालों से भरा पड़ा है। इसलिए जो है अट्रैक्ट किया इन सारी कंपनी को हमारे भारत के कल्चर ने, और हमारे भारत की जलवायु ने, और हमारे भारत के यहाँ पे होने वाले व्यापार ने। तो यूरोपीय कंपनी को आगमन, कौन सी कंपनियां आई, कौन सी कंपनियां बाद तक रही, और फिर कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे यहाँ पे शासन कर लिया, ये हम इस वाले टॉपिक में समझेंगे। और फिर आ जाता है 1857 के विद्रोह। आप लोग सभी जानते हैं कि 1857 का विद्रोह ऐसे ही नहीं घट गया। 1857 का विद्रोह इसलिए घटा क्योंकि कंपनी ने भारत पे अपने कुछ अधिकार जबरदस्ती हमारे नागरिकों पे लाद दिए, जिस कारण जो है ये विद्रोह भड़का। इसके बारे में हम जानेंगे। और फिर हम समझेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय, कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है ना। जब आप एक चीज देखो, किसी चीज का उदय कैसे होगा, जब किसी चीज का अभाव होगा जब तो उदय होगा। तो राष्ट्रवाद का उदय हम समझेंगे। फिर क्या समझेंगे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन।
1885 में क्या होता है बेटा, 1885 में होता है कांग्रेस की स्थापना। और उसके बाद कांग्रेस की स्थापना के बाद भारत में कैसे राजनीतिक परिवर्तन आए, कैसे आंदोलन चालू हुए, ये सारी चीजें हम 1947 तक समझेंगे। ठीक है, और क्या समझेंगे, इसमें एक टॉपिक है स्वतंत्रता एवं उसके बाद का भारत व रियासतें। जब हमारा भारत 1947 में आजाद हो गया, उसके बाद क्या कुछ रियासतों ने हमारे भारत में मिलने से मना कर दिया। तब आप देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं, कुछ रियासतों को जबरन कुछ ऑपरेशन द्वारा मिला दी जाती है। ये सारी चीजें हम समझेंगे। भारत में संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुए, ये सारी चीजें हम आधुनिक भारत के इतिहास में समझेंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहिए और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। हम इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस भी करेंगे। इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो हम आपस में करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।